आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। बचपन से बड़े होने का हमारा ये जो सफ़र है ना, ये सच में किसी शानदार सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। मतलब शरीर के अंदर और बाहर होने वाले बदलाव बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी फिल्म का कोई किरदार अचानक से अपना लुक और अपना रूप बदल ले। आज के सेक्सप्लेनर में हम शरीर में होने वाले इन्हीं रोमांचक और बिल्कुल विजुअल बदलावों को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमें बचपन से किशोरावस्था की तरफ ले जाते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम किशोरावस्था की शुरुआत को समझेंगे, फिर यौवनारंभ में आने वाले शारीरिक बदलावों पर नजर डालेंगे। उसके बाद मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता, हार्मोन्स का पावरफुल इफेक्ट, इंसानों में जनन काल की अवधि और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सब कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, किशोरावस्था का आरंभ। यहीं से हमारी इस बायोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर की शुरुआत होती है। अब जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर है बूझो। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा है और अचानक वो नोटिस करता है कि अरे, एक ही साल में उसके कई दोस्त एकदम से बहुत लंबे हो गए हैं। कुछ के चेहरों पर तो मूछें भी आ गई हैं, बिल्कुल किसी अलग ही किरदार की तरह दिखने लगे हैं वो। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी जरूर देखा है ना? तो यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। 10 या 11 साल की उम्र के बाद अचानक से हमारा शरीर इस तरह से बदलना क्यों शुरू कर देता है? वो कौन सा बायोलॉजिकल ट्रिगर है जो शरीर को इस नए रूप में ढालने लगता है? इसका सीधा सा जवाब है किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस। ये जीवन का वो समय है जब शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो फाइनली हमें जनन परिपक्वता या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक ले जाते हैं। नॉर्मली ये 11 साल की उम्र से शुरू होकर 18 या 19 साल तक चलता है, क्योंकि ये उम्र अंग्रेजी के टीन्स में आती है, जैसे 13, 14, इसलिए इस उम्र वालों को टीनेजर्स कहा जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों में ये फेज लड़कों की तुलना में 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन। देखते हैं कि इस दौरान बाहरी तौर पर शरीर में क्या क्या बदलता है। इस दौरान सबसे साफ दिखने वाला बदलाव है हाइट का अचानक से बढ़ना। हाथ और पैरों की हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अगर हम डेटा को देखें तो पता चलता है कि शुरुआत में लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए 11 साल की उम्र तक एक लड़की अपनी पूरी हाइट का 88% अचीव कर लेती है, जबकि लड़के 81% तक पहुंचते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच ही जाते हैं। और जानते हैं एक मजेदार बात, एक बड़े ही सिंपल से मैथ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी की भी फुल हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। बस अपनी मौजूदा हाइट को अपनी मौजूदा उम्र के फुल हाइट प्रतिशत से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला हमें जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन के इस कमाल के कॉम्बिनेशन को समझने में काफी मदद करता है। लेकिन बात सिर्फ हाइट तक ही सीमित नहीं है। बूझो एक और चीज से काफी हैरान था। उसके कुछ क्लासमेट्स की आवाज अचानक से फटने लगी थी, या कह लीजिए काफी भारी हो गई थी। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? एनाटॉमी के नजरिए से इसे समझना बहुत आसान है। किशोरावस्था में हमारा स्वर यंत्र, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, वो बड़ा होने लगता है। लड़कों में ये इतना बढ़ जाता है कि गले के बाहर एक उभार की तरह साफ दिखने लगता है, बिल्कुल किसी सिनेमाई प्रोस्थेटिक मेकअप की तरह। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी तेज ग्रोथ की वजह से कभी कभी वोकल कॉर्ड्स की मसल्स पर कंट्रोल कुछ समय के लिए छूट जाता है और आवाज फटने लगती है। हालांकि कुछ ही हफ्तों में ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाती है। बाहरी तौर पर शरीर के लुक्स भी इस उम्र में काफी बदल जाते हैं। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सीने पर बाल आने लगते हैं। वहीं लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा होने लगता है। क्योंकि ये वो बदलाव हैं जो लड़कों और लड़कियों को शारीरिक रूप से अलग पहचानने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। बाहरी शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर भी एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है। ये वो टाइम है जब व्यक्ति के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इंसान ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगता है, खुद को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। और सबसे खास बात, पूरी जिंदगी में यही वो समय है जब हमारे दिमाग की सीखने की क्षमता अपने पीक पर होती है। इसलिए अगर इस दौरान कोई थोड़ा इनसिक्योर या कंफ्यूज्ड महसूस करे तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक 100% नेचुरल प्रोसेस है। सेक्शन 4, हार्मोन का प्रभाव। अब बड़ा सवाल यह है कि शरीर और दिमाग के इस पूरे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्ट कौन कर रहा है?
इस फिल्म का असली डायरेक्टर है कौन? इस पूरी बायोलॉजिकल फिल्म के असली डायरेक्टर्स हैं हार्मोन्स। ये हमारे शरीर के वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं। इन्हें हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स छोड़ती हैं। लड़कों में वृषण यानी टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन बनाती हैं जो दाढ़ी मूंछों जैसे बदलावों के लिए जिम्मेदार है। वहीं लड़कियों में अंडाशय या ओवरीज एस्ट्रोजन नाम का फीमेल हार्मोन बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारे दिमाग में बैठी एक मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करती है, जिसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हमारा 5वां सेक्शन है मानव में जनन काल की अवधि। हार्मोन्स के इस जादुई काम को देखने के बाद आइए इस पूरी प्रोसेस के क्लाइमैक्स की बात करते हैं, यानी जनन क्षमता का विकास। यहां हमारी एक और कैरेक्टर पहेली के दिमाग में एक सवाल चल रहा है। वो सोच रही है कि जब ये रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन क्षमता एक बार शुरू हो जाती है तो क्या ये जिंदगी भर चलती है या फिर इसका कोई एंड पॉइंट भी होता है। चलिए इसे समझते हैं। लड़कियों में जनन काल किशोरावस्था के शुरू होते ही स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे पहला विजुअल साइन है रजोदर्शन, जिसे मेडिकल टर्म में मेनार्के कहते हैं। यह सबसे पहली बार होने वाला मासिक धर्म या ऋतुस्राव है, जो आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। 28 से 30 दिनों का ये ऋतुस्राव चक्र एक बहुत ही सेट बायोलॉजिकल रिदम है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के असर से ओवरी में एक अंडाणु यानी एग मैच्योर होने लगता है। लगभग 14वें दिन ये रिलीज होता है। इस बीच गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार एक संभावित शिशु के विकास के लिए खुद को तैयार करती है और मोटी हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो मोटी परत और खून की नलिकाएं टूटकर शरीर से बाहर आ जाती हैं। इसी प्रोसेस को ऋतुस्राव कहा जाता है। और यहीं पर पहेली के सवाल का जवाब भी मिल जाता है। महिलाओं की जनन क्षमता जिंदगी भर नहीं चलती। करीब 45 से 50 साल की उम्र में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। इस बायोलॉजिकल फुल स्टॉप को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद महिला की जनन क्षमता प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाती है। अब आते हैं आज के आखिरी और छठे सेक्शन पर, शिशु का लिंग निर्धारण। ये इस पूरी बायोलॉजिकल यात्रा का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्सा है। पहेली ने अपने घर में लोगों को अक्सर ये बात करते हुए सुना है कि उसकी चाची को लड़का होगा या लड़की। उसे बड़ी उत्सुकता है कि आखिर ये तय कैसे होता है। वो कौन सा जेनेटिक कोड है जो ये डिसाइड करता है कि आने वाला नया जीवन लड़का होगा या लड़की। इसका जवाब हमारे जेनेटिक्स के ब्लूप्रिंट में छिपा है। हमारी हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। महिलाओं में ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, यानी XX, लेकिन पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। अब देखिए, अंडाणु में हमेशा X क्रोमोसोम होता है। जब यह अंडाणु एक ऐसे शुक्राणु से मिलता है जिसमें X क्रोमोसोम है तो शिशु लड़की यानी XX होती है। लेकिन अगर शुक्राणु Y क्रोमोसोम वाला है तो शिशु लड़का यानी XY होता है ना? बिल्कुल सीधा गणित। क्या ये सच में कमाल की बात नहीं है? शरीर में उठने वाले हार्मोन्स के तूफान से लेकर हमारे सेल्स के अंदर बैठे सिर्फ 23 जुड़े क्रोमोसोम्स के सूक्ष्म ब्लूप्रिंट तक, प्रकृति ने हमारे जीवन की इस पूरी ब्लॉकबस्टर फिल्म को कितनी परफेक्शन के साथ लिखा है। ये सब जानने के बाद किशोरावस्था कोई घबराने वाला फेज नहीं, बल्कि साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो अगली बार जब आप इन बदलावों के बारे में सोचें तो इस शानदार बायोलॉजिकल मैजिक को जरूर याद रखिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के